जय श्री राम दोस्तों, शंखनाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश मठेनी आपके साथ। पीएम मोदी पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही एक्शन मोड में आ गए हैं और धड़ाधड़ फैसले करने लगे हैं। कैबिनेट पोर्टफोलियो भी बांटे भी नहीं गए कि पीएम मोदी ने फैसला ले लिया है। उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन कर दिए हैं ताकि किसानों तक उनका पैसा पहुंच जाए। इसके अलावा पीएम आवास योजना को लेकर भी चर्चा की गई है और कैबिनेट की पहली बैठक में ही 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का आवंटन किया जा सकता है। पीएम मोदी की सूची में और भी कई फैसले हैं जिन पर काम किया जा रहा है और पीएम मोदी एक पल भी गवाए बिना अपने फैसले लेना चाहते हैं। पीएम मोदी सिर्फ काम के स्तर पर ही नहीं बल्कि संगठन के स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। करीब 37 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 30 केंद्रीय मंत्री और 7 राज्य मंत्री ऐसे हैं जिनके पास पिछली बार मंत्री पद था, लेकिन इस बार वो मंत्रिमंडल में नहीं है और ये फैसला उनके प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है और चुनावी प्रदर्शन नहीं। ये बात अक्सर कही जाती है कि ये मंत्री शामिल कर लिया, वो मंत्री शामिल कर लिया, इससे चुनाव जीत जाएंगे, इस राज्य में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इसे देख के फैसला लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला गया है, अधिकतर को जिनका प्रदर्शन सरकार के कामों को पहुंचाना लोगों तक या अपने मंत्रिमंडल के अलावा और सरकार की दूसरी व्यवस्थाएं, अपने आसपास जिस इलाके से वो आते हैं वहां पर उनका प्रभाव बहुत कम है, वहां प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसे देखते हुए फैसले लिए गए हैं जो एक दीर्घकालीन तौर पे सरकार के काम नहीं आ सकते हैं। उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया गया, लेकिन एक सोचने का अवसर दिया गया है। ये फैसला चुनाव से जुड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू और केरल से जॉर्ज कुरियन को मौका दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन दोनों ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन आप पंजाब में देखेंगे तो अमृतपाल सिंह के जीतने से पंजाब के लिए, देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और रवनीत सिंह बिट्टू ऐसे नेता हैं जो खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरह दबे छुपे तरीके से नहीं बोलते हैं कि हाँ ये खालिस्तानी तो ठीक नहीं है, खालिस्तान की मांग तो ठीक नहीं है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए। एक तर्क गढ़ देना, जैसे अक्सर आतंकवाद के लिए भी तर्क गढ़ा जाता है कि हाँ आतंकी बन गया पर देखिए वो दंगा हुआ था, ये दंगा हुआ था। तो रवनीत सिंह बिट्टू इस तरह के तर्क नहीं गढ़ते हैं, वो साफ तौर पर खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते हैं, उनके बयान अक्सर चर्चा में भी आते हैं। तो रवनीत सिंह बिट्टू के माध्यम से पंजाब को एक अच्छा संदेश देने की, एक अच्छा उदाहरण देने की कोशिश है। इसे आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। इसी तरह से जॉर्ज कुरियन है। केरल में कहने को तो मुसलमान अल्पसंख्यक है, 26% है, लेकिन कई इलाकों में उनकी आबादी 50% तक हो गई है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हिंदुओं और ईसाइयों को सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है इस्लाम में कराया जा रहा है, जिससे ये हिंदू और ईसाई दोनों ही वर्ग परेशान है। इससे हिंदुओं को भी खतरा है और ईसाइयों को भी खतरा है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने कोशिश की है कि दोनों वर्गों को साथ लाया जाए। तो सरकार के फैसले, पीएम मोदी के फैसले ऐसे ही नहीं है कि कोई चुनाव आने वाला है तो उसको लेके ध्यान में रख के ये फैसले ले लिए गए हों। और इसे ही देखते हुए एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी हैरान है कि जब गठबंधन की सरकार होती है, तो अभी तक जो यूपीए में चलन रहा है, ये दिखता रहा है कि गठबंधन की सरकार का नेता तो बड़ा डरा हुआ रहता है। उसे तो लगता है कि अब गिरे तो तब गिरे, आज इसको खुश करो, आज उसको खुश करो। ऐसे समय पे एनडीए के सहयोगी देख रहे हैं कि जो नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं बख्श रहा, जब 240 सांसद हैं, हो सकता है उनमें से कोई बिदक जाए, कोई नाराज हो जाए, कोई अपने कुछ साथियों को लेकर निकल जाए, लेकिन इसे डरे बिना भी पीएम मोदी जो है वो कड़े फैसले ले रहे हैं, पार्टी के अंदर फैसले ले रहे हैं। जिनको बाहर करना है बाहर कर रहे हैं, अंदर लेना है अंदर ले रहे हैं। तो सहयोगी भी ये देखकर हैरान है और उनसे भी कहा गया है कि आपको ये जगह दी गई है प्रदर्शन को देखते हुए, आपको आगे काम करना है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो जब जो पार्टी अपने ही नेताओं को नहीं बख्श रही है वो दूसरों को क्या बख्शेगी। और ऐसा नहीं है कि कुछ नेता चले गए तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ सहयोगी दल चले गए। बीजेपी ने इसके लिए भी प्लान बी बनाया हुआ है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से निर्दलियों से भी बीजेपी संपर्क कर रही है। तो एक प्लान बी भी तैयार है और एक मजबूत नेता भी तैयार है। इससे सहयोगियों को ये संदेश मिलेगा कि अब वो 2G, कोयला घोटाला, ये घोटाला, इस तरह की चीजें अब एनडीए की बात नहीं हो सकती है। अगर आपने मंत्रिमंडल लिया, अपने मंत्री पद लिया है, तो आपको जिम्मेदारी निभानी भी होगी। और यही संदेश यूपी में योगी आदित्यनाथ भी देने गए हैं। उन्हें केंद्र से पूरा सपोर्ट मिला है
कि आप जो सुधार करना चाहें वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा चुनावी नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो साफ साफ कह दिया कि अब वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, नेताओं को घर से निकलना होगा, लोगों से जुड़ना होगा और तभी जनता उनके पास आ पाएगी। इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आपने सोचा मोदी के नाम पे चुनाव जीत गए। आप जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, सरकार तो योजनाएं बना रही है, लेकिन सरकार की बात लोगों तक पहुंचाना जो लोकल लेवल तक का नेता होता है उसका काम होता है। तो ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि आप वीआईपी कल्चर छोड़िए और जनता से जुड़िए। और आज भी आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जब यहाँ दिल्ली में है तो उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से मुलाकात की है और उनकी पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई है। तो इसके बाद ये सिर्फ मुलाकातें एक ऐसी औपचारिक मुलाकात नहीं है, यहाँ चर्चा हुई है कि आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेने हैं, किन्हें समझाने की, किन्हें हटाने की जरूरत है, ये तय हुआ है। बीजेपी के इस रुख को देखकर विपक्ष भी हैरान है। जहां अभी समीक्षा के आदेश ही दिए गए हैं वहां बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, पीएम मोदी तो फैसले करने लगे हैं और जहां राहुल गांधी अभी तो जीत के नशे में ही है। वो तो अभी मान ही नहीं पा रहे हैं कि हम हारे थे, हारेंगे नहीं तो आप सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने 4 तारीख के बाद जिस तेजी से काम किया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि आपने देखा होगा गठबंधन सरकारों में कई दिन तो इसमें ही निकल जाते हैं कि ये पोर्टफोलियो किसे मिलेगा, वहां गठबंधन सहयोगी जो है नाराज होकर बैठा है, अपने नेता नाराज होकर बैठे हैं। तो आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 दिन तो इन बैठकों में ही निकल जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने तुरंत ही फैसला लिया। 4 तारीख को नतीजे आए, 5 तारीख को बैठक हुई, संसदीय दल का नेता चुना गया और बल्कि तो ये 8 तारीख को ही शपथ होने वाली थी, लेकिन क्योंकि विदेशी मेहमान आने थे, उनको वक्त लगना था, तो इसलिए इसे खिसका के 9 तारीख किया गया। और आज जो है पोर्टफोलियो आवंटित हो जाएंगे और काम तो पहले ही शुरू हो चुका है। ये तेजी देखने वाली है। ये अंतर है पिछले गठबंधन और इस गठबंधन में, क्योंकि इस बार डमी नेता नहीं है बल्कि एक मजबूत नेता है जो बिना एक पल भी गवाए आगे बढ़ता जाता है। तो इसी तरह की खबरें हम आपके लिए और लाते रहेंगे। शंखनाद में इस बार इतना ही। हमें देखते रहिए और अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर दीजिए ताकि हम उस पर अमल कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।